हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज वीडियो अलग रहने वाली है कुछ, क्योंकि हम Q&A कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद कर रहे हैं। यस, आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भेजे, कई सारे क्वेश्चंस थे स्टॉक मार्केट के अराउंड ही, तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकूं, बट लेटर से कुछ रह जाता है तो फिर आप मुझसे अलग से पूछ लेना। आई विल डू माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू। तो मैंने कंबाइन किए गए कुछ कुछ क्वेश्चंस ताकि कहीं ना कहीं एक तरीके से सबके क्वेश्चंस कवर हो सके। तो इसको सिंपल ही रखने वाला हूँ वीडियो को। क्वेश्चंस मैंने नीचे नोट डाउन किए हुए हैं, आंसर मैं आपको डायरेक्ट जो मुझे है दिमाग में, या जो चीज़ें मेरे को लगता है कि आप कर सकते हैं वो मैं बताता चलूँगा। सो द फर्स्ट वन इज़, एंड यहाँ पे मैं किसी के नेम्स नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर बहुत बार एडिट करके लगाओ, ये करो वो करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे एंड यूट्यूब पे आए थे और व्हाट्सएप पे आए थे और टेलीग्राम पे आए थे, तो सारे कंबाइंड है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज़ बाइंग ऑन रोटेशनल बेसिस। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं रोटेशनल बेसिस पे बाइंग करता रहता हूँ इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो की। तो जैसे आप SIP करते हैं ना, आप मान लीजिए 10 या 20 हज़ार की SIP कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं अपने स्टॉक्स हर महीने खरीदता रहता हूँ, जो भी मेरे पास कैश फ्लो आता है, एंड एलोकेशंस के हिसाब से मैं उन शेयर्स में बाइंग करता रहता हूँ। कभी लेटर से कोई स्टॉक मुझे लगता है ज़्यादा ही सस्ता हो गया तो डेफिनेटली उसके अंदर मैं बाइंग पहले करूँगा। बट नॉर्मल रोटेशनल बेसिस की बाइंग यही है कि आज आपने A कंपनी खरीदी, कल B खरीद रहे हो, फिर C, फिर D, फिर E, तो ऐसे आपका चलता रहता है। तो सारी कंपनीज में बाइंग होती रहती है जो आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, और उसी तरीके से वेल्थ बढ़ती है। यहाँ पे आपको पैसा बढ़ाना ही पड़ता है। सो कंपाउंडिंग भी अगर आप देखो तो कंपाउंडिंग के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जब रोटेशनल बेसिस पे बाइंग कर रहे हैं तो कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। कैपिटल हो गया, टाइम हो गया एंड रिटर्न्स हो गया, तीन चीज़ों से कंपाउंडिंग होती है। तो कैपिटल पे फोकस करना है तो रोटेशनल बेसिस पे बाइंग करनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर तरीका नहीं है, सबका वेरी करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है जब हम रेकमेंड करते हैं किसी क्लाइंट को, एंड पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मेरे केस में अनटिल एंड अनलेस कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, मैं अपना आज ये कंपनी खरीदी है तो कल ये खरीदनी है, फिर ये खरीदनी है, फिर ये खरीदनी है, उस बेसिस पे मैं करता रहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू फिल्टर कंपनीज, एंड ये कैसे जाने कि क्या रिव्यू करना है क्या नहीं करना, और मैं कैसे करता हूँ इसे। तो मैं बेसिकली देखो सेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है सेक्टर में दम है, एंड जब आप उस सेक्टर में जाते हैं तो आपको पता तो होता ही है कौन सी कंपनीज है, वरना आप स्टॉक एज जैसा ऐप में जाके सेक्टर पे सर्च कर सकते हैं, वरना पता लग जाता है। स्क्रीनर पे भी आप एक कंपनी देखोगे तो जो रिलेटेड कंपनीज है बता देता है। और इतना टाइम हो गया मार्केट में तो अब ये चीज़ें मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे को कैसे पता है कि बाकी कंपनी भी इसी सेक्टर की है नहीं है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, वरना हर इंडेक्स, हर चीज़ के इंडेक्स बने हुए हैं। जैसे कैपिटल गुड्स की हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि उनमें बड़ी तेज़ी है, या पावर सेक्टर की बात करी थी, तो सबके इंडेक्स बने हुए हैं। उन इंडेक्स का कॉम्पोजिशन जो भी आप जाके देखेंगे तो वो आपको कंपनीज वहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये तो हो गया कि अगर मेरे को सेक्टर में दम लग रहा है तो मैं उसकी कंपनी स्टडी करनी शुरू करता हूँ। 4-5 कंपनीज पढ़ते हो तो आपको सेक्टर का थीसिस समझ आ जाता है कि आप सही जगह जा रहे हो नहीं जा रहे, क्या होने वाला है इसके अंदर, एंड उसके अंदर से फिर कोशिश तो ये रहती है कि बेस्ट कंपनी चुने। मैं पर्सनली टर्न अराउंड स्टोरीज बहुत कम खेलता हूँ या खरीदता हूँ, तो वो मेरे लिए कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगती मुझे। येस, टर्न अराउंड स्टोरीज कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, बट आई हैव सीन इनफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन कि मुझे लगता है कि मुझे अब उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टेज पे। बट येस, अगर हमें कोई दिख रही है कंपनी जो बिल्कुल ही अपना बिजनेस शिफ्ट कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, और वो अगर पकड़ में आ जाती है सही समय पे, तो डेफिनेटली वी विल बाय इनटू इट। तो सिंपल सी चीज़ है, सेक्टर पहले देखते हैं, फिर कंपनीज देखते हैं, एंड उसमें से कोशिश यही रहती है कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में लीडर हैं या बहुत अच्छा कर रही हैं काम, या कुछ हटके कर रही हैं, तो उनके अंदर हम बाइंग करके चलें। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कॉस्ट पे रखें, मार्केट वैल्यू पे रखें, किस तरीके से देखें। तो मैं हमेशा मार्केट वैल्यू से देखता हूँ, सिंपली फॉर द रीज़न मार्केट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी कॉस्ट क्या है, आपने 10 रुपये पे लिया 10,000 पे लिया, जो शेयर का प्राइस सामने चल रहा है वही है। तो मैं उसको मार्केट वैल्यू से ही देख के चलता हूँ हमेशा। ये एक इसका ही सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का जिन्होंने भेजा था, शुड प्रॉफिट्स बी बुक्ड इवन इफ वी हैव कन्विक्शन इन लेट्स से वन ऑफ आवर फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक, या स्टार कहना चाहो उसको, जो भी। मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं ये करूं, बट आप अगर ये करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों मैं नहीं करता? क्योंकि मैंने कैश फ्लो, या मैं इस हिसाब से चलता हूँ कि मेरे को ज़रूरत ना पड़े मेरे इन्वेस्टिंग पोजीशंस को बेचने की। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव डिसाइडेड कि इन्वेस्टमेंट का पैसा मैं बाहर नहीं निकालूंगा किसी भी हाल में। इफ़ आई एम सेलिंग अ स्टॉक, मैं बेच के उसको वहीं रीडिप्लॉय कर देता हूँ। सो दैट इज़ माई थीसिस। बट लेटेस्ट से आपको लगता है कि मेरी ये कंपनी है, यहाँ से 10 गुना हो जाएगी, एंड पहली 10 गुना हो भी चुकी है, तो आपको है कि इनिशियल बाइंग से 100x हो जाएगी,
राइट। बट अब 10x हो चुकी है, आप कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप बिल्कुल करो। क्यों? क्योंकि जो जेब में जा रहा है ना वही आपका प्रॉफिट है। पेपर पे वेल्थ रहती है वरना यहाँ पे सारी। बट अगर आपको बहुत बड़ी स्केल पे वेल्थ बनानी है तो आप प्रॉफिट बुकिंग से यहाँ पे बाहर नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं अगर आप ये प्रॉफिट बुकिंग ना करें तो, स्पेशली इफ यू नो द कंपनी इज गुड, राइट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है उसका रेट बढ़ जाता है, हम वापस नहीं खरीद पाते। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं शायद एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा, इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि इन्वेस्टमेंट्स मेरे को बेचनी ही नहीं है एंड इसके अंदर मैं यहीं पे बाइंग करता रहता हूँ। और अगर इसके अंदर से कुछ एग्जिट होता है तो वहीं के वहीं रीडिप्लॉय हो जाता है कैश। मैं उससे ना खर्चा करता हूँ ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता हूँ, कोई रीज़न ही नहीं है मेरे पास कि मैं उसको निकालूँ। लाइक कुछ भी हो जाए वो पैसा वहीं पे रहेगा और वो वहाँ पे कंपाउंड करता रहेगा। सो दैट इज़ माई थीसिस। आप लेकिन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है प्रॉफिट बुकिंग में। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ गया ना वही एक्चुअली आपकी इनकम है, बाकी सारा तो पेपर पे ही वेल्थ है। तो आप करना चाहते हो तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इथीरियम के अराउंड, बिटकॉइंस के अराउंड बेसिकली, कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीदें, क्या करें। सो सिंस द गवर्नमेंट हैज पुट इन टैक्स एट 30%, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि आउटराइट बैन नहीं हो रही, तो आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाके खुद से सर्च कर सकते हैं जो प्राइवेट एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर बेसिकली, तो उनके थ्रू आप खरीद सकते हैं। मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि जब आप उनके थ्रू खरीदते हैं तो आपके जो भी बिटकॉइन, इथीरियम या कोई और ऑल्ट कॉइन्स हो गए, क्रिप्टोज जो भी हो गई, वो उनके पास पड़ी होती हैं एंड हैकिंग की न्यूज़ आए दिन आती रहती है। और क्रिप्टोज भी, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं बाहर, तो एक दो वो गायब भी हो गई रातों रात। तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वरीसम लगता है। नॉट टू से कि यहाँ पे जो लिस्टेड हैं या जहाँ पे जो मतलब कंपनीज काम कर रही हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब हैं, बट थोड़ा रिस्क रहता है। तो अगर आप खरीदते हैं, मेरे हिसाब से आपको इनको ऑफलाइन स्टोर करना चाहिए अपने वॉलेट में। एंड वॉलेट का मतलब ये नहीं कि बटवे में कर लो, बट आपके पास क्रिप्टो वॉलेट्स आते हैं जिनके अंदर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं एंड आप गूगल पे इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ इनको स्टोर करना चाहिए। अगेन दीज थिंग्स माइट साउंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड यू नो टू अ फ्यू पीपल, बट आप एक बार गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी क्लियर। वैसे मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती मेरे ख्याल से। ये जो आपके प्राइवेट एक्सचेंजेस यहाँ पे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ फ्रॉड वगैरह करें, बट काफ़ी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस बाहर भी खुलते रहते हैं, यहाँ भी खुलते रहते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि कोई आपको सिक्योरिटी या अश्योरेंस नहीं है इन चीज़ों का, एंड अगर वो नहीं है तो आप बड़ी कैपिटल से रिस्क में भी नहीं ले पाते। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऑफलाइन स्टोर कर रहा होता। विल आई बी बाइंग इनटू क्रिप्टो, आई विल थिंक अबाउट इट। अभी मेरा डिसाइड नहीं हुआ है। क्रिप्टो बिल भी आना है गवर्नमेंट का, वो देख लेते हैं क्या है। प्लस क्रिप्टो यू नो जो डाउन साइकिल में गया है, एक तरीके से जो करेक्शन आई है उसके अंदर क्रैश ही हुआ है, तो जब तक वो टेक्निकल्स पे बुलिश नहीं होता तब तक तो वैसे भी बाइंग नहीं बनती मेरे ख्याल से। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को आई थिंक पता है कि मैं ड्रम्स बजाता हूँ। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो वीडियोस बना लेते हैं फ्री टाइम में। यू नो आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की फर्म हो गई एक, तो वो ही प्रोफेशनल काम है सारा, एक तरीके से अपना ही पैसा मैनेज करना और क्लाइंट्स की हेल्प कर देना, एडवाइस करना। एडवाइजरी का बिजनेस है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यू नो रियली लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं खाली नहीं बैठता हूँ नॉर्मली, सो आई एम नॉर्मली वेरी वेरी बिजी ऑल द टाइम। पढ़ाते तो हैं ही, मतलब टेक्निकल वगैरह वो तो सब आपको पता ही है, बट उसके सिवाय भी कुछ ना कुछ अपना भी सीखते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत चीज़ें सीखते हैं एंड एवरी ईयर यू नो हमारा रहता है, यश का और मेरा, कि इतना स्पेंड करेंगे एंड जो लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हैं उनसे उनकी स्किल सीखेंगे और जो चीज़ हमें समझ आएगी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो ये तो सारा हो गया स्टॉक मार्केट के अराउंड। ड्रम्स का आप लोगों को पता ही, म्यूजिक का मुझे शौक है। 2010 में आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम्स, कुछ साल लगातार कंटिन्यूसली बजाए थे। देन आई वेंट टू कॉलेज इन क्राइस्ट बैंगलोर, तो वहाँ पे भी लेकिन मैंने सेकेंड ईयर से ड्रमिंग वापस पिकअप करी थी। सेकेंड एंड थर्ड ईयर आई थिंक वहाँ पे ड्रमिंग करी थी। सेकेंड ईयर तो पूरा साल आई थिंक ड्रम्स बजाए थे। कॉलेज में डिपार्टमेंट के लिए भी बजाए थे, मतलब इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन तक भी हम गए थे, इंटर डिपार्टमेंट तो हम जीत ही गए थे। तो वो भी सब किया है और ड्रमिंग का है क्रेज़। और फिर यहाँ वापस आ गया मैं गुड़गांव जब वापस, तो यू नो कुछ टाइम का ब्रेक सा लिया उससे, एंड आई थिंक लास्ट ईयर से अगेन आई स्टार्टेड। एंड आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस शायद देखी हैं, तो इसलिए आप सबको खैर पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एज आई सेड आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन दिनों ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, फोटोशॉप हो गया है सब, तो ये सब चलता रहता है। जपाल फ्रांसे या तोजा गवारी ऊपर रूस की, तो 2 लैंग्वेजेस और आती हैं मुझे। एंड
ये मैंने कॉलेज के बाद ही सीखी हैं कहीं ना कहीं ढंग से। फ्रेंच चलो स्कूल में थी, बट एक वो होता है ना अलियंस जाके जब आप सीखते हो तो आपकी फ्रेंच बहुत इंप्रूव होती है। सो दैट इज़ वॉट आई डिड आफ्टर कॉलेज एज वेल, क्योंकि फिगर आउट कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना। एंड एज आई सेड मुझे खाली बैठना पसंद नहीं, तो जो चीज़ समझ आती है आई स्टार्ट डूइंग दैट। सो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेजेस मैंने जो पिकअप करी, अच्छा मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीखने की कोशिश करी थी, बट मेरा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं किया एंड मेरा माइंड फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि क्या कॉल होना है, कैसे फंक्शन कॉल होना है, क्यों हो रहा है। सो उसके लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जबकि, बट मेरा माइंड वैसे थोड़ा कम काम करता है मेरे ख्याल से। तो एनालिटिकल उस हिसाब से मेरा माइंड कम है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप कहोगे एनालिटिकल तो होना चाहिए, बट डेफिनेटली माई स्ट्रेंथ लाइज इन स्टोरीज, माई स्ट्रेंथ लाइज इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इसलिए मुझे लगता है लैंग्वेजेस वैसे मुझे बड़ी एक्साइट करती हैं। लैंग्वेजेस आर सो वास्ट कि आप लोगों को मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हो तो छोड़ो, बट कितना कंटेंट आप और पढ़ सकते हो, कितनी मूवीज़ और देख सकते हो, एंड कितना दूसरे कल्चर्स के बारे में जान सकते हो। प्लस इंडो फ्रेंच रिलेशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडो रशियन रिलेशंस तो पता नहीं कब से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मेरे को लगता है जो लैंग्वेजेस मैंने सीखी हैं दे माइट कम इन हैंडी इन फ्यूचर। पता नहीं, अभी तो अपना टाइम पास होता रहता है, थोड़ा स्टाइल मार लेते हैं यहाँ वहाँ, और क्या है कि भैया और लैंग्वेजेस आती हैं। रशियन आई थिंक काफ़ी कम लोगों को आती है, सो दैट इज़ द वन लैंग्वेज दैट इम्प्रेसेस अदर पीपल। फ्रेंच, स्पेनिश ये तो फिर भी मिल जाते हैं और सबने स्कूल में सीखी होती है। देयर इज़ वन लैंग्वेज दैट आई वुड लाइक टू लर्न, बट मे बी अब टाइम नहीं मिलता, विच इज़ संस्कृत। बट ठीक है, चलो कभी अगर फ्यूचर में बैठेगा तो ज़रूर करेंगे। बट या सो दैट इज़ वॉट आई डू। मतलब पूरे टाइम बिजी रहते हैं। वीडियो गेमिंग का बहुत शौक है मुझे, सो आई थिंक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इवन इन कॉलेज आई वन इंटर कॉलेज था वो, तो आई एम इंदौर गए थे हम, एंड बाकी लोग पढ़ाई का काम करते हैं, हम फीफा जीत कर आए थे वहाँ पे अपने क्राइस्ट के लिए। इनफैक्ट फर्स्ट गेमिंग ट्रॉफी फॉर क्राइस्ट उसके बाद मेरे को नहीं लगता आई है, और उससे पहले तो बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि अपने सीनियर्स तो बताते थे कि बड़ा टफ होता है, ये है वो है। मैंने कहा मैं जाऊँगा, देखते हैं फिर। सो वही है, और अब गेमिंग का पीक निकल गया, बट ठीक है, शौक है तो अपने सारे वीडियो गेम्स चल रहे होते हैं इस समय। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल स्पोर्ट्स हो गए, मुझे बहुत ही पसंद है। आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ रियल मैड्रिड, आप सबको पता ही है आई थिंक। फुटबॉल नाम से मेरा फेसबुक पे पेज और यूट्यूब पे चैनल भी है, एंड फेसबुक वाला पेज है जिस पे मैं मेन कंटेंट डालता हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक 2-2.5 हज़ार की कम्युनिटी बन गई अच्छी खासी। सो FOOTBOL, तो अगर आप facebook.com/football ऑफिशियल लिखेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, राइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट आई डू इन माई फ्री टाइम। आप सोच रहे होंगे कि फ्री टाइम बचा ही कहाँ, तो नहीं बचता, और मेरे को पसंद भी नहीं है कि मैं खाली ऐसी बैठा रहूँ टीवी देखता रहूँ। टीवी मेरे रूम में है, बट वही होता है, शार्क टैंक आ रहा था तो वो देख लिया, नेट से ही कनेक्टेड है। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी, और जितना ये बाकी का कंटेंट है जो मुझे लगता है कंज्यूम करने से मेरा कोई खास फ़ायदा नहीं होएगा, तो उसको जितना मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ उतना मैं रिस्ट्रिक्ट करके चलता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो वो मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो रहने दो। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग इन US मार्केट्स, राइट। तो मैं कहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ, तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा है। पहली बात आपको समझनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स US मार्केट में मिनिस्क्यूल हैं और मिनिस्क्यूल ही रहेंगी। मल्टीपल रीजंस है उसके, बट मैं ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेने वाला US मार्केट्स में कभी भी, चाहे लोगों को कितने पसंद आ रहे हो। कोई से भी शेयर आपने देख लिया, नेटफ्लिक्स 25% डाउन ओवरनाइट, फेसबुक 25% डाउन ओवरनाइट, तो आपको कुछ भी कितना भी पसंद आ रहा हो उसमें करेक्शन तो आ ही सकती है। बट वॉट एम आई प्लानिंग टू बाय और वॉट एम आई बाइंग, तो ARK कैथी वुड हैं, उनके ETFs हैं, आर्क कंपनी उनकी ETFs हैं उनके, तो वो ETFs मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी करेक्शन बहुत हैवी हुई है, बट मुझे अच्छे क्यों लगते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आई कैन नॉट प्ले इन इंडिया। वो जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रही है, जो कंपनीज मुझे वहाँ पे मिल रही हैं, वो मैं कभी भी इंडिया में बाई नहीं कर सकता। सो दोज आर सम थिंग्स दैट आई एक्चुअली लाइक, और वहाँ पे मैं थोड़े बाइंग शुरू कर दी है और मैं कंटिन्यू करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई एम लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना, तो मेरे को बहुत ही क्लियर है अडोबी इज़ द लीडर, कोई वहाँ पे चैलेंज नहीं करने वाला उसको। सो मे बी इन फ्यूचर आई विल बी बाइंग शेयर्स ऑफ अडोबी एज वेल। उसमें भी एक अच्छी खासी करेक्शन आई है, बट जब से वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट करके गए हैं ना, तो काफ़ी साल से परफॉर्म भी कर रहा है शेयर, बट आई थिंक ये बहुत स्टेबल रहने वाला है। मेटावर्स पे भी मेरी बेट रहेगी कि मेटा में आप कुछ ना कुछ देखोगे आगे बनता हुआ, एंड आई थिंक फेसबुक विल टेक द लीड विद दिस वन। बट यहाँ पे भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सब की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ होगा मेटा यूनिवर्स के अंदर आपके, और मल्टीपल मेटा यूनिवर्सेस बनेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं अडोबी आपका रोल प्ले करेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनली आपको अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करने ही पड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी उनको अवॉइड करना चाहो, आप कह दो मैं तो फाइनल कट पे कर लूँगा, ये है वो है,
आफ्टर इफेक्ट्स का मुझे कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं दिखा मार्केट में। फोटोशॉप जिस लेवल पे है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इलस्ट्रेटर वगैरह हो गया, सब्स्टिट्यूट नहीं है। यस, यू कैन यूज कोरल, बट आप एक बार फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज करते हो आपको लगता है ये बहुत सही चीज़ है, राइट? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड प्रोफेशनली आपके पास चॉइसेस बहुत कम है जो आप यूज़ करते हो। तो मेरे ख्याल से अडोबी इज़ वन थिंग दैट आई विल बी एक्टिवली लुकिंग एट। अपार्ट फ्रॉम दैट ArcATF मुझे काफ़ी एक्सपोजर दे देते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी इंडस्ट्री और ऐसी कंपनीज में जिनमें मैं इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता, बिकॉज दोज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट ओवर हियर। इनफैक्ट ArcATF आपको बिटकॉइन में भी एक्सपोजर देते हैं। तो आपको देखना है आपको क्या पसंद आ रहा है। आप ARK लिखेंगे, आर्क इन्वेस्ट लिखेंगे, गूगल पे सब कुछ आ जाएगा, आप जाके अपना खुद से चेक कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं पहले बता दूं, ये वो है जो मैं कर रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से देखें आपको क्या करना है। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। हमारे केस में अगर कोई क्लाइंट US मार्केट्स में जाना चाहता है तो वी रिकमेंड हिम और हर टू बाय समथिंग, बट अगर नहीं जाना चाहते तो वी आर वेरी हैप्पी विद द इंडियन मार्केट्स। हमें लगता है ये बहुत बड़ी बुल मार्केट है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ढंग से इन्वेस्ट करें तो। सो मेरे से किसी ने पूछा था कि एज अ 12th ग्रेडर विच कोर्स शुड वन ऑप्ट फॉर, या उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए आगे करियर के लिए। तो देखो इसके अंदर बहुत सिंपल है, आपको जो करना है ना आपका फोकस उस पर होना चाहिए। इस पे नहीं होना चाहिए मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, ये कौन कर रहा है, वो क्या हो रहा है, माँ बाप क्या कह रहे हैं। सुन लो चाहे सबकी, बट करो वो जो आपको सूट करता है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। सो आई हैव बीन अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। बोर्ड्स में मेरे 95 आए थे 12th क्लास में, राइट? 95 में यहाँ पे DU में आपको SRCC, हिंदू ये सब नहीं मिलते, आपको टॉप 5 भी मुश्किल से ही मिल रहे थे। एंड उस साल हुआ क्या था, FIUP इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, विच वॉज योर 4-year प्रोग्राम, कि अब 4 साल में आप ग्रेजुएट हो गए। मैंने कहा यार करना बिजनेस ही अल्टीमेटली, क्या बिजनेस करना है वो समझ नहीं थी, बट नौकरी नहीं करनी थी इतना पता था, राइट? तो मैंने कहा करना तो बिजनेस ही है, खुद का कुछ काम करना है फ्यूचर में। तो 4 साल में ग्रेजुएट होकर मैं क्या करूंगा? मैं ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढता हूँ जो 3 साल में ग्रेजुएशन दे दे। आई लुक थ्रू द यूनिवर्सिटीज़। मैंने कहा कॉमर्स पढ़ के कोई फायदा नहीं, बिकॉज अकाउंटेंट वाला काम मुझसे होता नहीं है ज़्यादा। तो अगर मैं CA बनने की कोशिश करूँ ना, मैं बन तो जाऊंगा क्योंकि एकेडमिक्स मेरे बहुत ब्राइट रहे हैं, शार्प है मेरा माइंड, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट द थिंग इज़ कि मेरे को उसमें ना मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे नंबर्स में थोड़ा कम मज़ा आता है, मुझे स्टोरीज में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये CA VA भी नहीं करते, लेट अस गो इनटू मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट से हो सकता है कि अगर अल्टीमेटली MBA ही करना हो तो ठीक है, BBA करके MBA कर लेंगे, उसमें क्या बुराई है। आधी दुनिया BCom करके MBA कर रही है, वो कोई लॉजिक मुझे ऐसा खास दिखता नहीं, बट ठीक है। तो BBA सर्च किया एंड क्राइस्ट वॉज रैंक नंबर 1 इन इंडिया। उस साल आई थिंक इनकी रैंकिंग नंबर 1 हुई थी, नार्सी मुंजी गॉट शिफ्टेड टू नंबर 2। सो आई वेंट टू क्राइस्ट। अब क्राइस्ट में आप देखोगे तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा जाना, बिकॉज क्राइस्ट में ना ही पूरे इंडिया से बट आपके जो मिडल ईस्ट से होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और इंडियंस बहुत सारे आते हैं इधर उधर से। सो इतना मल्टी कल्चरल हो जाता है कि आप इतने लोगों से मिलते हैं। अब मैं लिटरली किसी भी सिटी में जाऊं तो मुझे लगता है मेरे जान पहचान का कोई है वहाँ पे, राइट? एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम सो मेनी पीपल। और क्राइस्ट में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या था? 60% इन योर बोर्ड्स, एंड उनका एंट्रेंस क्लियर करो, उनका इंटरव्यू क्लियर करो। सो बात यह है कि आपको देखना है कि आपको क्या करना है, और ये जरूरी नहीं आपको आगे 15 साल का पता हो, बट व्हेन यू आर इन 12th आपको पता होता है मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, इसमें कम इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को मैथ्स पसंद बहुत है, बट मेरे से मैथ्स के एग्जाम्स नहीं अटेम्प्ट होते, मैं ढंग से नहीं लिख सकता पेपर। इनफैक्ट बोर्ड्स में मेरे लोएस्ट मार्क्स विच वर 91। अब आप कहोगे 91 इतने कम नहीं होते, काफ़ी लोग कह सकते हैं, बट यस मेरे लोएस्ट 91 थे, वो मेरे मैथ्स के पेपर में ही थे। उस साल 6 मार्क का क्वेश्चन भी गलत आ गया था मेरे ही सेट में, बट एक्सक्यूजेज मैं नहीं दे रहा, 91 ही थे उसमें मेरे। तो वो मेरे को, लेकिन मतलब मेरे से एग्जाम्स के लिए पढ़ा ही नहीं जाता। आई नो हाउ टू इम्प्लीमेंट फार्मूलाज, बट मुझे फार्मूले याद नहीं होते, तो वो बड़ी दिक्कत है। मेरे को पता है फार्मूला यहाँ लगाना है, बट वो याद मैं नहीं करता ज़्यादातर। तो वही बात है कि आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है, एंड जिस बेसिस पे आपको है ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, आप उस बेसिस पे आगे बढ़ें। यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो अगर आप अपने फील्ड में अच्छे हो, आप हर चीज़ से पैसा कमा सकते हो। पहले ही पैसा कमाने की ना सोचो, स्पेशली अगर फैमिली से प्रेशर नहीं है। कुछ लोगों के पास फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड सबकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, तो वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है अल्टीमेटली, एंड टेक द बेस्ट डिसीजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट? लाइफ बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। आप में से बहुत लोग अभी नहीं सोच पाते, कॉलेज खत्म होगा, सोचो ग्रेजुएशन करोगे, फिर हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर हो सकता है आप एक फील्ड में जाओ, फिर दूसरे फील्ड में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, किसको पता क्या करोगे। लाइफ बहुत लंबी है। तो अगर आप 18-19 साल के ही हैं
आई वुड से अगर आप कर सकते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज मे बी रनिंग एन SIP इन एन इंडेक्स फंड। अगर आप खुद से नहीं देख पा रहे क्या है, उससे क्या होगा, एक सेविंग का डिसिप्लिन, इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन बनेगा, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको पैसा तो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। पैसा अगर बड़ा करना है, वेल्थ बनानी है, तो उसके लिए कैपिटल आपको चाहिए। पैसा पैसे को खींचता है, हमने सुना है, बट ये एक्चुअली होता है। तो आपके पास जितना पैसा होगा, आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह खुद ओपन होने लगेंगी। तो एक वो चीज़ ज़रूर करो, बट लुकिंग एट करियर ऑप्शंस, मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ समझ आ रही है उस पर जाओ और अपना बेस्ट देना शुरू करो हर जगह पे। रिजल्ट्स की मत सोचो। कभी कभी सक्सेस इतना बाद में मिलता है ना, मतलब फेलियर और सक्सेस के बीच में ना इतना सा गैप है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा चेहरे से साइड कर दूँ, इतना सा गैप है लिटरली। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि आपको क्या पसंद आ रहा है और उस पर आप बस लग जाओ। मतलब आप अपने फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करो। यहाँ पे एवरेज बन के कोई फायदा नहीं। एवरेज पर्सन को सिर्फ एक जगह पे रिवॉर्ड मिलता है, वो है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि यहाँ एवरेज होना ही बहुत ही नॉन एवरेज चीज़ हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे लोग स्विच इतनी जल्दी करते हैं, शिफ्ट इतनी जल्दी करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो ना, 15% से कंपाउंड कर रहे हो अपनी वेल्थ, आपका बहुत पैसा बन जाएगा यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जहाँ पे एवरेज होने से आपको बहुत कुछ मिल जाए। तो मेरे केस में मैंने आपको बताया, मैंने BBA करी, देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू, और मेन टाइम मैं अपनी लैंग्वेजेस वगैरह जो मुझे सीखना था मैं सब सीखता रहा हूँ, राइट। एंड देन NISM के एग्जाम्स दिए और फिर SEBI की सर्टिफिकेशन भी ली वहाँ पे, ताकि हम एक एडवाइजरी फॉर्म स्टार्ट करके लोगों की जेन्युइनली प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें, राइट। एंड इन द मीन टाइम अब देखो ना, वही आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, तो 19 साल का था मैं। आज आप लोगों को जो मेरी नॉलेज लगती है कि जतिन आप इतना बता पा रहे हो, या जतिन तुम इतना बता देते हो, ये इसकी कैसे पता है, ये कैसे पता है, तो वो ओवर द ईयर्स बिल्ड हुआ है ना, वो आज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो स्नोबॉल इफेक्ट आपको दिखने लगेगा हर चीज़ में। बस जो चीज़ शुरू करो उसको ख़त्म करने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, जो मेरे साथ भी बहुत रही है प्रॉब्लम, मैं बहुत सारी चीज़ें फैला लेता हूँ एंड फिर वो ख़त्म नहीं कर पाता। तो मैंने क्या करना शुरू किया है कि नाउ व्हेन आई स्टार्ट डूइंग मल्टीपल थिंग्स, आई ट्राई टू कंप्लीट देम। तो उनको कंप्लीट करने के चक्कर में होता क्या है कि इवन दो आई एम नॉट वेरी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई बिकम एक्सट्रीमली गुड एट देम ओवर टाइम। हो सकता है कि बाकी लोग अगर वो चीज़ 6 महीने में कर रहे हैं, मैं उसको 10 महीने में कर पाऊँ, साल में कर पाऊँ, बट जब मैं उसको ढंग से कर लेता हूँ तो आई हैव सीन कि मेरे रिजल्ट्स जो हैं या मेरी जो परफॉर्मेंस है उस फील्ड में वो बहुत बेटर होने लगती है बाकियों से। दैट इज सिंपली ड्यू टू शेयर हार्ड वर्क एंड शेयर डेडिकेशन, और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगेन, फॉर योर करियर ऑप्शन चूज व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपका मकसद यहाँ पे जॉब करना है तो आपको एक MBA चाहिए। आप अगर CFA भी करके आ जाओगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। सो यू नीड एन MBA। सो जस्ट सी व्हाट यू वांट टू डू एंड आप उस पाथ पे चलें और फियरलेस होके चलो। सब कुछ हो जाता है समय आने पे, तो हर चीज़ का समय होता है, मैं तो बहुत ही मानता हूँ। सब होगा, बस आप फियरलेस रहो, घबराओ मत और बिंदास होके चलो, मस्त होके रहो। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लिया करो। सो नेक्स्ट थिंग, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गैस सेक्टर। भी लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है, प्लस इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। तो गैस सेक्टर का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो मुझे क्या लगता है कि अगर वो GST के अंडर आ जाता है तो बहुत ब्राइट है। एंड आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अडानी टोटल गैस पे बुलिश हूँ। सो दैट इज अबाउट द गैस सेक्टर। अब बात आ जाती है कि आगे आने वाले 1-2 साल के लिए कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं हमें। ऑटोमोबाइल इज वन दैट वी आर बेटिंग ऑन। बाकी चीज़ें ठीक है, एनर्जी पावर हम खूब डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हटा के मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उस पर तो हम बुलिश हैं, वो तो शायद पूरा बुल मार्केट चलेगा। बट ऑटो में हमें लगता है बॉटम लग चुका है, और क्योंकि हमें लगता है बॉटम लग चुका है तो हम ऑटोज़ के अंदर जो आपकी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे OEMs वगैरह जो हो गए ना, मारुति हो गया, हीरो हो गया, आइशर हो गया, आपका टाटाज हो गए, तो इन सब पे थोड़ा हम फोकस कर रहे हैं। क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे वो अल्टीमेटली डिसाइड हो जाएगा। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम ऑटो एंसिलरी पे थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं पहली बार, एंड थोड़ा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है वहाँ पे रिस्क बहुत कम है एंड रिवॉर्ड हमें ऑलमोस्ट इक्वल मिल सकता है। सो 1, 2, 3 ईयर्स में भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हमें ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मे बी हम वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। आप हीरो और ये बजाज ऑटो इनका PE रेशियो देखोगे तो आप खुद ही हैरान रह जाओगे कि क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। सोच नहीं सकते आप, 20 के नीचे का PE रेशियो चल रहा है, राइट। तो बजाज ऑटो में मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज होल्डिंग इन बजाज फाइनेंस। आई डू नॉट वांट टू इंक्रीज माई एक्सपोजर इन द सेम ग्रुप। तो अगर मेरे को लेना होगा तो मैं हीरो लूंगा। तो बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगेन, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो गाइज, होपफुली आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इट वाज अ वेरी वेरी फन वीडियो फॉर मी टू मेक।
ये वीडियो खत्म होगी, मैं एडिट करूंगा, फिर मेरे को रशियन ही पढ़ने बैठना है। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। इस हफ्ते आप लोगों के लिए पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, जो भी उनकी कंपनीज हैं, उसका स्टॉक रिव्यू आ रहा है एंड होपफुली वो फ्राइडे तक आप लोगों के लिए आ जाएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट विल गो फॉर सिल्वर मेंबर्स। अपोलो फिनवेस्ट का हम कर चुके हैं स्टॉक एनालिसिस, अगर वो अब तक आपने नहीं देखा, दैट इज प्रोबेबली द फर्स्ट माइक्रो कैप, नहीं सेकंड, ज़ेलमॉक पहली थी ना, ज़ेलमॉक को कैसे भूल जाए। तो आई वुड से द सेकंड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी दैट आई हैव रिव्यूड। स्मॉल कैप तो हम शायद कर चुके हैं, बट माइक्रो कैप सेकंड है ये। एंड डेफिनेटली आप इसको जाके देखें। होपफुली विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज प्लानिंग टू से इन दैट वन। एंड अगर आपको थीसिस समझ आती है तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल एब्सोल्युटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।